आपले स्वागत आहे। बिहार पाठोपाठ महाराष्ट्र ही भाजपाच्या हातून जाणार, ते वाचवण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट येणार। महाराष्ट्रात गेल्या 2.5 वर्षापूर्वी धोका देऊन स्थापन झालेले आघाडी सरकार पाडून पुन्हा भाजपाच्या हातात सत्ता आल्याचा आनंद साजरा होण्याअगोदरच बिहार राज्यातील नितीश कुमार यांच्यासोबत स्थापन केलेली सत्ता हातून गेल्यामुळे भाजपाची चाणक्य नीती तळ्यावर आली आहे। बिहारातील सत्तेतून एका रात्रीत आपल्याला पायउतार व्हावे लागले, याचे दुःख या चाणक्य नीतीला जिव्हारी लागले आहे। तर महाराष्ट्रातील सत्ता राहते की जाते अशी अवस्था असल्यामुळे या सत्तेची सर्व सूत्रे न्यायालयाच्या हातात असल्यामुळे भाजपापुढे आता न्यायालयाचा निर्णय विरोधात लागण्याचा अंदाज येताच महाराष्ट्रात अशी काहीशी घटनात्मक पेच निर्माण होईल। असे करून राष्ट्रपती राजवट लागू करायची। या कृतीतून भाजपाला 2 गोष्टी साध्य करता येतील। एक, महाराष्ट्रातील सत्ता पुन्हा विरोधकाच्या हातात जाण्यापासून वाचवता येईल आणि राष्ट्रपती राजवटीच्या नंतर मध्यावधी निवडणुका जाहीर करून पुन्हा स्वबळावर सत्ता स्थापन करायची असा होरा त्यांचा राहणार आहे। या कृतीतून भाजपाला पुन्हा एकदा विरोधकांना हमें नहीं तो तुम्हें ही नहीं असा संदेश देण्याचा प्रयत्न होणार आहे। याबाबत देशाचे ज्येष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा आणि महाराष्ट्राचे सडेतोड पत्रकारितेसाठी नावाजलेले अशोक वानखेडे यांनी मांडलेले मत अवश्य पहा। मनोकामना न्यूज हे वेगळ्या व स्वतंत्र बातम्यांची वृत्तसंस्था आहे। बातम्या आवडल्यास मनोकामना न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनचे बटन दाबा, व्हिडिओ फॉरवर्ड करा। बाबू मेरा जो सवाल है बाबू वो ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इधर कुछ दिनों में जैसे जस्टिस पारदीवाला, उन्होंने नूपुर शर्मा को लेकर ये कहा कि हमको धमकियां दी जा रही हैं। कर्नाटक में एक हाईकोर्ट के जज का आपने वीडियो देखा होगा जो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब हमें भी जो है धमकियां मिल रही हैं और दबाव आ रहा है सत्ता पक्ष से, यानी बीजेपी की तरफ इशारा था। तो जिस तरह से एक जुडिशरी पे दबाव बन रहा है और रमन्ना साहब जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने जो ये फैसला लिया कि भाई इसमें इस महाराष्ट्र के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी, हमें समय चाहिए और जब तक हम इस पर डिसाइड ना करें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के को लेकर वहां पर स्पीकर जो नए हैं कोई फैसला नहीं लेंगे। आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा रुख जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बदला है और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो खेमा है वहां खलबली है? दीपक जी देखिए, मैं जानता हूं आप क्या क्या बुलवाना चाहते, मतलब सवाल क्या पूछा आपने। 2 परसेप्शन है। शिंदे कैंप इसको अपना विजय बताती है, बीजेपी अपना एक विजय बताती है। ये विजय बताती है नहीं, क्योंकि स्पीकर के अधिकार को लेके जो 5 जजों के बेंच ने जो निर्णय लिया था, वही निर्णय को फिर से परिभाषित करना होगा, दल बदल कानून को फिर से परिभाषित करना होगा। इसलिए ये 5 जजेस की ही बेंच बैठेगी और ये बेंच ये तय करेगी कि अविश्वास प्रस्ताव कैसा माना जाए। किसी ने मेल पे भेज दिया उसको माना जाए, कोई अपने वकील के थ्रू कागज भेजता है उसको माना जाए, या व्यक्तिगत रूप से वो मेंबर ऑफ असेंबली आके या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आके प्रस्ताव दे तब माना जाए। एक बात और है कि ये हमने उत्तराखंड में भी देखा, जब बहुगुणा जी छोड़ के चले गए थे कांग्रेस, जो भी ब्रेक अवे ग्रुप जाता है वो जाते से ही एक रात पहले एक एप्लीकेशन लगा जाता है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का, ताकि रूलिंग पार्टी जो जिस पार्टी से वो जा रहे हैं उस पार्टी ने यदि इनके निष्कासन के लिए स्पीकर को लिखा तो स्पीकर वो एक्शन ही नहीं कर सकते, क्योंकि अविश्वास का प्रस्ताव पेंडिंग है, इसलिए स्पीकर के हाथ बंद है। लेकिन अगर ये बताइए, अगर जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन रही है, रमन्ना ने बहुत, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा सख्त इस पर व्यू लिया है, अगर कहीं ये शिंदे के जो विधायक हैं, जो बागी हैं, ये डिस्क्वालीफाई हो गए, वो डिप्टी स्पीकर का फैसला सही मान लिया गया जैसे जो था, तो आपको क्या लगता है, अगर डिप्टी स्पीकर का फैसला सही माना गया तो फिर क्या स्थिति होगी? सवाल डिप्टी स्पीकर के फैसले का नहीं है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो प्रस्ताव था या इंटेंट था। यदि इंटेंट था तो फिर डिप्टी स्पीकर ने दी हुई नोटिस सही मानी जाएगी और उन 16 का डिस्कशन वही शिंदे भी हैं।
एकनाथ शिंदे के कैंप से जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे का जो 40 का गुट है वो 16 से कम हो जाएगा, वो 34 पे आ जाएगा, 34 पे नहीं, 24 पे आ जाएगा, 24 पे, 24 पे आ जाएगा, 24 पे आ जाएगा। और फिर शिवसेना से जब 16 लोग कम हो जाते हैं 55 से, एक 54 जी, से, जी, तो उसमें बचे हुए लोगों का 2/3 24 लोग नहीं होते, इसलिए वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिर, क्योंकि 2/3 का आंकड़ा उनके पास नहीं होता। ठीक है, वो भी हो दो गया। लोग फिर कम क्या पड़ते स्थिति हैं। हुई, फिर क्या विकल्प बचा? फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्योंकि यदि आपके 16 मतलब 40 विधायक यदि आपके सस्पेंड होते हैं, मतलब उनकी मेंबरशिप चली जाती है, तो उनके लिए पास एक ही चारा बचता है कि वो माफी मांगे, उनका सस्पेंशन वापस ले, क्योंकि 16 का सस्पेंशन दिया है, 40 में से 16 भी चले गए तो बाकी बचे हुए 24 वापस आ सकते हैं पार्टी में। जी, और 24 के साथ फिर ये जो बोल रहे हैं हमारे पास 160 है, ये 160 कौन लोग हैं? ये शिंदे 12 गुट तो और इंडिपेंडेंट है इसमें। जी, उसमें जो 12 इंडिपेंडेंट है, महाविकास आघाड़ी है, ये बाकी जो पार्टियां हैं, ये पार्टी सिर्फ वो देखती है सत्ता कौन बना रहा है। ये तमाम छोटी छोटी पार्टियां पार्टियां। महाविकास आघाड़ी के साथ थी, क्योंकि ये सत्ता बना रहे थे। जब उनको ये सरकार गिरती हुई नजर आएगी तो हो सकता है ये इस सरकार के पास चली जाए, ये सरकार बन जाएगी, ये सरकार फिर उद्धव ठाकरे बन जाएगी, तो फिर उद्धव जी के पास चले जाएंगे। और यदि उद्धव जी के पास चले गए और उन्होंने सरकार बनाने का स्टेक क्लेम किया, क्योंकि आपका एक विधायक की डेथ हो गई है और 16 विधायक आपके सस्पेंडेड है, तो इसके ऊपर विधानसभा भंग भी नहीं हो सकती। ऐसे में फिर से उद्धव मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त? अमित शाह की स्ट्रैटेजी क्या है? अगर सपोज करिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो हम रुख देख रहे हैं और जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने पूरे मामले को बड़ी सख्ती से उन्होंने हैंडल किया है, अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गए, जो कि एक प्रक्रिया रही है जो हमने देखा है, तो फिर अमित शाह क्या इलेक्शन की तरफ जाएंगे? उनकी क्या रणनीति होगी? उनकी एक कोशिश ये भी चल रही है मोदी कैंप से कि भाई अब उद्धव ठाकरे साहब से बहुत जो है नाराजगी हो गई, बहुत ज्यादा अनबन हो गई, अब कंप्रोमाइज कर लो। और अभी हमने देखा कि मुर्मू के मामले में कंप्रोमाइज भी हुआ है। तो अगर कंप्रोमाइज होता है या फिर चुनाव होगा? मैं दीपक जी, उसको कॉम्प्रोमाइज ना कहिए, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कहिए। कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं है कि अभी शिवसेना सिंबल के लिए लड़ रही है। शिंदे गुट ने भी अपने आप को शिवसेना कहा है, ये शिवसेना ने भी शिवसेना कहा, ये इलेक्शन कमीशन में जा रहा है मामला। लेकिन जब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे भाव, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं कहने को। नहीं, अभी तो यदि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनने में और इसमें 2 महीने टाइम लगे और 2 महीने में यदि इलेक्शन नगर पालिकाओं के चुनाव सर पे है, यदि उस समय सिंबल तो लगेगा। ऐसे में ये दोनों लोग जाएंगे तो सिंबल फ्रीज होगा। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि यदि विधायक उनके पास है तो सांसद मेरे पास। और ज्यादातर सांसद, जो 6-7 सांसद कल अब्सेंट थे, उनमें से 7 सांसदों ने बाकायदा मीडिया में आके बताया। उनमें से 3 सांसदों ने बताया कि हम तो बता के गए थे, हमने ये बोला था कि मैं वारी पे हूं, तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके प्रेजेंस से मान लेंगे। तो यदि मैक्सिमम सांसद आज शिवसेना के उद्धव के साथ है और उन्होंने कहा कि मुर्मू को समर्थन देना हमारे लिए एक एडवांटेजेस ये है कि शिवसेना का जो बेल्ट है, कोकण का बेल्ट, मतलब ठाणे, पालघर, ये जिले आदिवासी बहुल जिले। उसके बाद आप विदर्भ पे चले जाइए, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, यवतमाळ, यहाँ आदिवासी बहुल। अमरावती जिले में आप ऊपर की तरफ जाइए तो कोरकू आदिवासी। तो आदिवासियों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, महिलाओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा से कोई लेना देना नहीं है उनको। यशवंत सिन्हा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार है तो भाई कांग्रेस के साथ हम महाविकास आघाड़ी में है तो मजबूरी है ना। वो एनसीपी के उम्मीदवार है जो उनकी मजबूरी हो सकती है। वो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है जिसको बाकी लोग समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में हम मुर्मू को समर्थन दे के, और पहले भी हो गया, प्रणब मुखर्जी के टाइम पे भी जब शिवसेना ने व्यक्तिगत रूप से समर्थन दिया, व्यक्तिगत संबंधों को देखते हुए बाला साहब के और प्रणब मुखर्जी के, तब ये बीजेपी के साथ सत्ता में थे। बीजेपी के साथ सत्ता में होते हुए भी इन्होंने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। एक उदाहरण वो है। दूसरा प्रतिभा पाटिल का उदाहरण है। प्रतिभा पाटिल को भी इन्होंने समर्थन किया था, क्योंकि मराठी भूमिपुत्र की बात आई थी। प्रतिभा पाटिल मराठी है, इसलिए मराठी राष्ट्रपति बन रहा है तो साथ देना चाहिए।
तो ऐसे एक उदाहरण है जिसके तहत हम द्रौपदी मुर्मू के साथ जाए तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन अगर सब सांसदों ने कहा, लेकिन इसके मायने कतई नहीं है कि बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है या बीजेपी ने उनको अप्रोच किया है। ये बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी ने किया या मुर्मू ने अप्रोच किया है कि मुझे आप मदद कीजिए और फिर उन्होंने मुर्मू को कहा। ये नहीं हुआ, ये सांसदों ने ही कहा, क्योंकि हमारे लिए अब चुनाव की रणनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना है कि हम इसको कैसा कैच कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि हम बीजेपी के, आप ये नहीं कह सकते कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। यदि अच्छी उम्मीदवार है तो हमने बिल्कुल साथ दिया है, क्योंकि हमें लगा एक आदिवासी महिला। लेकिन अब एक चीज और, अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है समय लेती है, एक एक प्रोसीडिंग्स जो हैं विधानसभा की उसको खंगालती है, सबसे बातचीत करती है और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचती है कि भाई डिप्टी स्पीकर ने फैसला सही लिया था जो भी था। और वो जो डिस्क्वालीफाई वाला मामला उस पर मोहर गिरेगी। तो सरकार जब गिरती, ये बताइए देवेंद्र फडणवीस की इस वक्त मनोस्थिति क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि वो तो कहाँ मुख्यमंत्री थे और कहाँ, मतलब मैं कहूंगा कि अर्श से फर्श पर आ गए। देवेंद्र फडणवीस अब सोचने की स्थिति में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक उस झटके से वो बाहर नहीं आए हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बना के क्या मैसेज देना चाहते थे दिल्ली वाले। क्या उन्हें ये बताना चाहते थे कि आपकी अब औकात जो है, आप औकात में रहिए? क्या पूरे महाराष्ट्र में मैसेज देना चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी नहीं है, बीजेपी जो कुछ भी है ये दिल्ली से है? क्या वो ये मैसेज देना चाहते थे कि जो शिंदे और फडणवीस की सरकार है इसकी डोर जो है वो दिल्ली से ही खींची जाएगी और पूरा महाराष्ट्र की सरकार दिल्ली से चलेगी? क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? यदि ये मैसेज भी देना चाहते थे तो उन्हें देवेंद्र फडणवीस की जगह चंद्रकांत पाटिल को उप मुख्यमंत्री बना सकते थे। बाकी उम्मीदवार थे जिनको बना सकते थे और देवेंद्र फडणवीस बाहर रहते तो उनकी एक इज्जत तो रहती। लेकिन जिस आदमी ने पूरा डिफेक्शन इंजीनियर किया, जिस आदमी ने दिन रात मेहनत करके रात को कपड़े बदल बदल के जेम्स बॉन्ड जैसे जो घूमे हैं, उसके बावजूद भी यदि उनको यही पता नहीं था कि हमें समर्थन बाहर से देना है, ये मुझके मेरे मुंह से बुलवाया जा रहा है, ये मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है। जैसे उनके मुंह से ये शब्द आए कि हम बाहर से समर्थन देंगे और जब वो घर पहुंचे तो टेलीविजन पे खबर वो देखते हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद लेना पड़ेगा। ये जो अपमान हुआ है उनका, यह अपमान कई एंगल से महाराष्ट्र में ठीक नहीं गया है। आपकी विधायकों से बात हो रही है, आपकी शिवसेना के विधायकों से बात हो रही है, आपकी फडणवीस साहब से या उनके नजदीकियों से बात हो रही है, क्या फीडबैक आ रहा है? जो इस वक्त शिवसेना के बागी विधायक हैं, क्या उनको लग रहा है कि फैसला हमने गलत ले लिया इमोशनल होके या ईडी के दबाव में और अब कहीं हमारी गर्दन फंस गई है? उनको किस तरह का फील है, क्योंकि अभी तक वो मंत्री नहीं बन पाए? दीपक जी, आप ही के शो पे मैंने कहा था कि वो लोग ये जानते हुए गए हैं कि 2.5 साल के बाद उनकी राजनीति समाप्त है, ये पता है उन्हें। लेकिन अब तो ये 2.5 साल भी लगता है ना मिले कहीं उनको। एग्जैक्टली। अब सवाल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब 2.5 हफ्ते में खेलना हो जाए। मैनेजमेंट की गलती कहां हुई? यदि जुडिशरी मैनेजमेंट होता है तो फिर गलती कहां हुई? उसी बेंच के पास यदि ये 11 तारीख को लग जाता मामला और ये बेंच कहता कि वो नोटिस गलत है, अब डिप्टी स्पीकर का कोई रिलेवेंटेशन नहीं है क्योंकि स्पीकर आ गए, मामला छोड़ दो, मामला शायद खत्म हो जाता। क्योंकि उन्होंने मेंशन भी नहीं किया, क्योंकि लिस्टिंग ही नहीं हुआ, तो मेंशन करने के लिए गई शिवसेना। और जब मेंशन होगा तो मेंशन होगा बेंच नंबर 1 पे, चीफ जस्टिस। बहरहाल मेरा आखिरी सवाल है, और चीफ जस्टिस के मैं बार बार कह रहा हूं कि चीफ जस्टिस रमन्ना साहब के दरबार में अभी भी न्याय की उम्मीद लोगों को लगी हुई है। तो मेरे दो सवाल मैंने आपके सामने रखे। या तो डिप्टी स्पीकर का अधिकारी नहीं, क्योंकि वो उनके खिलाफ जो नोटिस है अविश्वास का वो सही है, तो फिर वो अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं करवा सकते, वो इलीगल। और यदि वो नोटिस गलत है तो सबसे पहले वो जो लोगों के खिलाफ जो नोटिस दिया वो भी स्टैंड करता है और उस पे वो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि अब तो सरकार मेजोरिटी में है। ना 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 ना, वो सरकार ही इलीगल कहलाएगी जिसमें जो लोग जाना है बाहर, जिनको सस्पेंड करना है, वो लोग कैसे वोट दे सकते? एक आखिरी सवाल आपसे। जी आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस था, फिलहाल
अब कटघरे में है वो सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में है और मुझे ये सक्सेस होता हुआ दिखाई नहीं देता। जो रमन्ना साहब के तेवर, जो हम जिस तेवर को हमने देखा है, चाहे पेगासस का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, सरकार को जो हेड ऑन लिया है, और खासकर जब उन्होंने मुख्यमंत्री और गवर्नर की जो मीटिंग को जो भाषण दिया है, 2 साल में एक बार होते हैं, उनका भाषण देख के जो तेवर है उनके, वो तो बताते हैं कि वो तो इस मामले को आखिर तक ले जाएंगे। एक और अगर वो आखिर तक यदि ये लोटस फेल हो गया तो फिर गोवा का तो फेल हो ही गया है।